हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपको फिर से स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल SES फिजिक्स ऑफ लर्न फिजिक्स विथ नोट्स। इसमें आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स विथ प्रॉब्लम्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए पहले हमको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है देखेंगे, फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। तो पहले समझ लेते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जिसको भी बोला जाता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, वो क्या है। तो फैराडे जो साइंटिस्ट हमारे थे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स को लाइंस ऑफ फोर्स के हिसाब से कंसिडर कर रहे थे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, उसको समझने के लिए एक पॉजिटिव चार्ज हम ले लेते हैं और एक नेगेटिव चार्ज ले लेते हैं। ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास और एक पॉजिटिव वाला टेस्ट चार्ज अगर हम रखेंगे तो क्या होगा। तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये वाला अट्रैक्ट करेगा। तो इसका जो पाथ रहेगा, मूवमेंट का पाथ किसका, ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का जो पाथ, तो वो जो इमेजिनरी लाइन के थ्रू ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज तक जाएगा, ये वाला पाथ को हम बोलेंगे क्या, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। यहाँ पर मैं दिया हूं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। अगर सिर्फ पॉजिटिव चार्ज रहेगा, उसके पास और एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम रखेंगे, तो ये डायरेक्टली रिपेल करेगा। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन के हिसाब से जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जा सकता है, ऐसा भी जा सकता है, ठीक है। ये डायरेक्टली ऐसा जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को। तो लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो कहीं पर भी आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एक रख लीजिए, तो ये क्या होगा, अट्रैक्ट होकर डायरेक्ट नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा एक स्ट्रेट लाइन में। तो ऐसा ये जो डिपेंड करता है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज कहां पर है, नेगेटिव चार्ज कहां पर है, इसके ऊपर डिपेंड करता है मूवमेंट कैसा होगा टेस्ट चार्ज का। तो अभी डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू इसको देख लेते हैं कि लाइंस ऑफ फोर्स कैसा होगा। तो ऑलरेडी मैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बारे में बोला हूँ, कैसा हो रहा है मूवमेंट टेस्ट चार्ज का। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप एक टेस्ट चार्ज रख लीजिएगा, तो इसका जो मूवमेंट होगा यही लाइन के थ्रू ही होगा। तो इसी इमेजिनरी लाइन को हम लाइंस ऑफ फोर्स बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज एन इमेजिनरी लाइन in the electric field along which an isolated positive test charge would move if free to move। अगर फ्रीली टेस्ट चार्ज को हम इसके फील्ड के ऊपर कहीं पर भी रख लेंगे, तो वो जो मूवमेंट होगा, इसका पाथ, इमेजिनरी पाथ को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। नेक्स्ट, अगर एक पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर कहीं पर भी आप पॉजिटिव चार्ज अगर रख लोगे, तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा। तो जो नेट फोर्स इसके ऊपर होगा, तो इस साइड में होगा, तो इसका जो मूवमेंट इस तरह हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है पॉजिटिव चार्ज का, ये इस केस में ऐसे होगा। अगर यहां पर रखूंगा तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इस साइड रिपेल करेगा और ये इस साइड रिपेल करेगा, तो इसका मूवमेंट होगा। लेकिन ये जो सेंटर वाला पूरा पॉइंट रहेगा, यहाँ पर ये जो P मेंशन किया गया है, यहाँ पर भी P मेंशन किया गया है, तो यहाँ पर अगर कोई टेस्ट चार्ज हम रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज का जो रिपल्सिव फोर्स रहेगा और इसका जो रिपल्सिव फोर्स रहेगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट रहेगा। तो इसके ऊपर वो जो टेस्ट चार्ज यहाँ पर रहेगा, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रहेगा, वो उसका मूवमेंट ही नहीं रहेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, P को न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। इसका एक टर्म यूज करते हैं, न्यूट्रल पॉइंट। अगर एक बार जैसा या फिर लाइन जैसा या फिर रॉड जैसा एक मटेरियल हम ले लेंगे, पॉजिटिवली चार्ज्ड मटेरियल, तो कहीं पर भी आप टेस्ट चार्ज रखोगे, ये डायरेक्टली रिपेल ऐसा ही करेगा। ये लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा यहाँ पर डिपिक्ट किया गया है, आप देख सकते हो। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का दो टाइप का
ऐसा बार हम ले लेंगे तो कहीं पर भी आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, तो मूवमेंट ऐसा होगा। अगर ये बार के ऊपर हम रख लेंगे कोई टेस्ट चार्ज तो इसका मूवमेंट ऐसा होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है और एक नेगेटिव बार चार्ज मटेरियल है। तो यहाँ पर कहीं पर भी आप टेस्ट चार्ज रखोगे तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा। फाइनली जाकर वो टेस्ट चार्ज ये बार के पास पहुंच जाएगा, तो इसका जो पाथ रहेगा ऐसा रहेगा। ठीक है, ये लाइंस ऑफ फोर्स है। तो अभी देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है, द टेंजेंट टू द लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एग्जांपल यहाँ पर एक दिया गया है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, ये एक नेगेटिव चार्ज है। यहाँ पर जो ये जो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर एक ड्रॉ किया गया है, तो इसका कहीं भी एक पोजीशन में आप पॉइंट ले सकते हो। वो पॉइंट में ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये रिपल्सिव फोर्स यहाँ पर डालेगा, किसके ऊपर, एक प्लस क्यू, अगर Q0 एक टेस्ट चार्ज लेते हैं इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स ये डालेगा, और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये अट्रैक्टिव फोर्स डालेगा। इसका जो नेट फोर्स रहेगा, जो कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स रहेगा इसके साथ एक टेंजेंट फॉर्म करके रहेगा। तो ये टेंजेंट फॉर्म करता है। तो कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स आप ये देखिए, ये एक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा अगर दिया है, कोई भी पॉइंट आप चूज कर लीजिए, ये पॉइंट है, तो यहाँ पर टेंजेंट अगर देखेंगे इसका डायरेक्शन मान लीजिए ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर टेंजेंट में ऐसा ड्रॉ किया, तो ये वाला यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट, द डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स और यूनिट ट्रांसवर्स एरिया गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या है, अगर लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है, बहुत सारा लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा ड्रॉ किया गया है, तो इसके ऊपर एक एरिया ले लेते हैं। ये एरिया मान लीजिए डेल्टा एस है, और ये जो लाइंस ऑफ फोर्स बहुत सारा गया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसा बहुत सारा लाइंस ऑफ फोर्स गया है। अगर हम यूनिट ट्रांसवर्स एरिया लेंगे, ट्रांसवर्स एरिया का मतलब क्या है, ये जो एरिया है ये नॉर्मल रहेगा फील्ड के डायरेक्शन के साथ। ठीक है, ये जो फील्ड लाइंस है वो क्या करेगा, 90 डिग्री फॉर्म करेगा इसके सरफेस के साथ। इसका अगर सरफेस देखेंगे, ये सरफेस के साथ ये 90 डिग्री फॉर्म करेगा, मतलब एंट्री जो करेगा वो 90 डिग्री के साथ करेगा। तो अगर ये जो डेल्टा एस, इसको हम डेल्टा एस इक्वल टू 1 यूनिट ले लेंगे, तो उस केस में वो जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स वो किसको इंडिकेट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड। इसको डिटेल में आगे जाकर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर और एक चीज हम समझ सकते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। मान लीजिए ऐसा लाइंस ऑफ फोर्स है। ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ये सब लाइंस ऑफ फोर्स है। अगर यहाँ पर एक एरिया लेंगे, यहाँ पर जितना लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, अगर सेम एरिया यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर कम रहेगा। तो वो जो लाइंस ऑफ फोर्स का नंबर कम जहां पर है, वहां पर हम कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ वहां पर कम है। ठीक है, और जहां पर लाइंस ऑफ फोर्स का डेंसिटी ज्यादा है, मतलब नंबर ज्यादा है, वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है दैट मीन्स द इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर when the lines of forces are closer and vice versa। मतलब जहाँ पर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर रहेगा, वहां पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लेस रहेगा।
ठीक है। ऑल लाइंस ओरिजिनेट फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन ए नेगेटिव चार्ज। ये ऑलरेडी आपको इजीली दिखाई दे रहा है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से शुरू होगा, नेगेटिव चार्ज में खत्म होगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज आपका पॉजिटिव है प्लस Q0, वो जो मूव करेगा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही मूव करेगा। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ लाइंस अराइजिंग फ्रॉम और एंडिंग ऑन ए चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। तो चार्ज के मैग्नीट्यूड जितना ज्यादा होगा, फील्ड स्ट्रेंथ उतना ज्यादा होगा और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उतना ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसी हिसाब से यहाँ पर वो डिस्क्राइब किया गया। नेक्स्ट, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स एवर क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए एक लाइंस ऑफ फोर्स 1 है और दूसरा एक लाइंस ऑफ फोर्स ये 2 है। ठीक है, ये 1 2 दो लाइंस ऑफ फोर्स में ले लिया। तो यहाँ पर 1 के पास जो ट्रांजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ वो E1 है और 2 के पास जो ट्रांजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ वो E2 है। तो एक पॉइंट है, इससे पहले हमको ऑलरेडी पता है कि इसके पास अगर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर हम क्या देखें, E1 अलग है, E2 अलग है, इसका मैग्नीट्यूड भी अलग भी हो सकता है और डायरेक्शन तो यहाँ पर पता चल रहा है कि E1 और E2 का अलग है, जो कि पॉसिबल नहीं है। वो प्राइमरी कंडीशन को वायोलेट कर रहा है। तो इसीलिए नो टू लाइंस ऑफ फोर्स एवर क्रॉस ईच अदर। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। अगर प्लस Q0 चार्ज यहाँ पर रखा जाएगा तो ये जो प्लस Q0 चार्ज, इसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगा वो आइदर E1 डायरेक्शन में जाएगा, नहीं तो E2 डायरेक्शन में। लेकिन एक चार्ज दो डायरेक्शन में कैसे जाएगा? एक ही डायरेक्शन में जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसका मतलब फील्ड एक ही रहेगा और लाइंस ऑफ फोर्स एक ही रहेगा। तो दो लाइंस ऑफ फोर्स कभी एक पॉइंट में मीट नहीं कर सकता। ठीक है। नेक्स्ट, field lines tends to contract lengthwise while proceeding in same direction. Also, they mutually repel each other, expand laterally. तो इससे पहले जो आप इमेज देखे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दो चार्ज पार्टिकल अगर लेंगे, लाइंस ऑफ फोर्स कैसा रहता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो डिस्टेंस यहाँ पर ये दो लाइन के बीच में है या फिर ये दो लाइन के बीच में है, ये ज्यादा है और यहाँ पर जो डिस्टेंस है दो लाइन के बीच में ये कम है। इसका मतलब है ये कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। जब लेंथ वाइज हम देखेंगे तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, लेकिन एक्सपैंड लैटरली, ये जो लैटरली यहाँ पर एक्सपैंड हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों रिपेल कर रहा है। ये लाइंस ऑफ फोर्स, ये लाइंस ऑफ फोर्स दोनों को रिपेल कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज लीव और एंटर द कंडक्टर सरफेस नॉर्मली। ये क्यों है? अगर कोई भी कंडक्टर हम ले लेंगे, इसके ऊपर मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज ऑलरेडी है, तो क्या होगा अगर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहाँ से मूव करने की कोशिश करेगा, तो उस केस में क्या होगा, उसके आसपास वाला एरिया यहाँ से अगर मूव कर रहा है तो इसका जो आसपास वाला एरिया ये क्या रहेगा? सेम पोटेंशियल में रहेगा। पोटेंशियल का मतलब, या अभी आप क्या समझ सकते हैं कि पोटेंशियल टू रिपेल टेस्ट चार्ज। ठीक है, इसका जो सरफेस है ये कंडक्टर है, तो इसका जो सरफेस है इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑलरेडी हो चुका होगा, तो इसका जो फोर्स ऑफ रिपल्सन रहेगा हर जगह यूनिफॉर्म रहेगा। तो उस केस में ये डायरेक्टली अपवर्ड जाएगा, नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो उस केस में यहाँ पर लिखा गया है कंडक्टर सरफेस को वो नॉर्मली लिफ्ट करेगा लाइंस ऑफ फोर्स। ठीक है, अगर ये नेगेटिव होगा तो वो जो लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली ऐसे जाएगा, टेस्ट चार्ज किसी भी डायरेक्शन में आए लेकिन फाइनली
जो जाएगा कंडक्टर के ऊपर वो 90 डिग्री करके जाएगा, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स उसके ऊपर जो होगा वो हर डायरेक्शन में इक्वल रहेगा। अगर हर डायरेक्शन में इक्वल रहेगा वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करेगा, और शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो 90 डिग्री हमेशा होता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, ये लाइन्स है, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर नॉट क्लोज्ड कर्व्स बट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज क्लोज्ड कर्व्स। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर आप देख सकते हो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है ये क्लोज नहीं है। इसका मतलब है यहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो जा रहा है। इसका एक इनिशियल पॉइंट है और एक टर्मिनल पॉइंट है। लेकिन मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जब आप पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, यहाँ पर नॉर्थ पोल, यहाँ पर साउथ पोल होगा। तो नॉर्थ पोल से एक टेस्ट मैग्नेटिक पार्टिकल जो कि जिसको हम कंसिडर करते हैं एक नॉर्थ पोल, तो वो मूव करेगा। तो नॉर्थ पोल आगे जाएगा, आगे जाकर साउथ पोल के पास मीट करेगा, और इसका जो अंदर वाला जो यूनिट है यहाँ पर भी लाइन्स ऑफ फोर्स रहता है। तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऐसा जाकर घूमकर फिर एस और एन साउथ से नॉर्थ तक अंदर भी चला जाता है मैग्नेट के अंदर। तो उस केस में हम इसे बोल सकते हैं क्लोज्ड कर्व्स, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज्ड कर्व नहीं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स अभी देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स थ्रू ए गिवन एरिया, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसका डेफिनेशन पूरा सिंपल है। तो कोई भी एक एरिया ले लीजिए, मान लीजिए ये डेल्टा एस है, उसके अंदर जो लाइन्स ऑफ फोर्स जाएगा उसका नंबर को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड है यहाँ पर दिया गया है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस एलिमेंट डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा साई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। ये डॉट प्रोडक्ट क्यों यहाँ पर दिया गया है? क्योंकि ये जो डेल्टा एस ये फील्ड लाइन से नॉर्मल होना चाहिए। ये फील्ड लाइन अगर ऐसा है और आपका एरिया अगर ऐसा है तो ये तो नॉर्मल नहीं है, तो इसका नॉर्मल ही लेना पड़ेगा। तो ये जो नॉर्मल एरिया होगा ये क्या है, यहाँ पर एक एंगल रहेगा, ये जो एंगल है इसको अगर थीटा रखेंगे तो ये जो एरिया होगा इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, डेल्टा एस कॉस थीटा, और ई यहाँ पर, तो ई का मैग्नीट्यूड है और डेल्टा एस कॉस थीटा, इसको हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा फ्लक्स का वैल्यू। तो यहाँ पर हम लिख चुके हैं ई एन कैप है क्या, यूनिट वेक्टर ऑफ दैट एरिया। अगर ई और एन कैप ये दोनों को का डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ई कॉस थीटा, और डेल्टा एस यहाँ पर रह गया। ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर यहाँ पर एक एरिया लेता हूँ और इसका जो वेक्टर है एन कैप है, तो इसका जो एक्चुअल एरिया यहाँ पर रहेगा ट्रांसवर्स एरिया, डायरेक्शन ऐसे रहेगा, वो दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा आ जाएगा इस केस में, ठीक है। लेकिन अगर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और होल सरफेस के थ्रू कितना है वो हम जानने की कोशिश करेंगे, तो इसका समेशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर अगर डेल्टा एस का वैल्यू टेंड्स टू 0 रहेगा तो उस केस में इसको इंटीग्रेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा साई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन
ई डॉट एन कैप डी एस। तो ये वाला जो फॉर्मूला अभी मिला साई इक्वल टू ई डॉट एन कैप डी एस, ये वाला फॉर्मूला आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेगा, तो इसको याद रखने की जरूरत है। अभी हम कुछ केस स्टडी करेंगे। अगर ई पैरेलल टू सरफेस रहेगा, इसका मतलब क्या है? एग्जाम्पल मान लीजिए एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स गया है, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ये ओपन सिलेंडर है। ये जो सिलेंडर का सरफेस रहेगा, इसके ऊपर अगर एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये इंडिकेट करेगा एन कैप का डायरेक्शन, मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। तो इस केस में डेल्टा साई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस, तो ये क्या होगा? ई डेल्टा एस कॉस थीटा, कॉस 90 डिग्री, तो इसका वैल्यू 0 होगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकली कि लाइंस ऑफ फोर्स जो भी गया है वो एंटर कर रहा है ये ओपन सरफेस में, और यहाँ पर एग्जिट कर रहा है। ये जो कर्व सरफेस है सिलेंडर का, इसके ऊपर से, ये जो कर्व सरफेस है इसके ऊपर से कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं निकल रहा है। ये सीधा यहाँ से एंट्री कर रहा है और यहाँ से एग्जिट कर रहा है। ठीक है, अभी केस 2 देखते हैं। E इज नॉर्मल टू द सरफेस। मान लीजिए ये एक एरिया है, तो यहाँ पर फील्ड ऐसे जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये जो सरफेस के अंदर ये एंट्री मार रहा है, ये 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री होगा, तो जो एरिया वेक्टर होगा अगर सरफेस से हम ड्रॉ करेंगे, वो भी 90 डिग्री फॉर्म करके यहाँ से निकलेगा, और ई का डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 हो गया। तो उस केस में डेल्टा साई इक्वल टू हो जाएगा ई डेल्टा एस। इसका मतलब क्या है? जितने सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, सारे एरिया के थ्रू नॉर्मली पास करता है। ये हाईएस्ट वैल्यू रहेगा जब नॉर्मल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नोट में हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि ये दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसे हम स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। इसका कोई डायरेक्शन नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसका जो यूनिट है ये क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर। तो इसका यूनिट हो गया न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। डायमेंशन क्या रहेगा? ई का डायमेंशन और एस का डायमेंशन मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमें मिल गया यहाँ पर एम एल क्यू टी टू द पावर -3 आई टू द पावर -1। तो अभी प्रॉब्लम्स देखेंगे। तो पहला प्रॉब्लम है, ए चार्ज क्यूब इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए स्फीयर। तो ये एक स्फीयर है, इसके सेंटर में एक चार्ज पार्टिकल है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका मतलब साई का वैल्यू हमें पता करना है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस ऑफ द स्फीयर इफ Q इक्वल टू 26.55 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पर Q का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया, साई का वैल्यू पूछा गया। तो ये एक स्फीयर है, तो स्फीयर से क्या पता चल रहा है? ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, यहाँ से ये जो लाइंस ऑफ फोर्स जाएगा, इसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द स्फीयर रहेगा। और जो एरिया वेक्टर है, ये जो यहाँ पर एक एरिया हम यहाँ पर लिए हैं, ये एरिया को कंसिडर किया है, इसका जो यूनिट वेक्टर रहेगा एरिया का, इसका भी डायरेक्शन अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो यहाँ पर एरिया वेक्टर ये नाम है। अगर इस साइड और एक देखेंगे एग्जांपल, तो ये वाला एरिया अगर लेंगे, तो यहाँ पर N1 क्या
E1 वेक्टर। तो N1 कैप का डायरेक्शन ये रहेगा और E1 का डायरेक्शन ये रहेगा। तो यहाँ पर भी थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 0 डिग्री। यहाँ पर भी ये थीटा 1 लिख लेते, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो हर जगह हमको क्या मिला, थीटा इक्वल टू 0। तो इतना हमारे पास डाटा है। तो इसको लेकर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला के अंदर पुट करेंगे। तो साई, डेल्टा साई इक्वल टू डेल्टा एस डॉट ई। तो डेल्टा एस ई कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री ऑलरेडी हमारे पास डाटा है। तो डेल्टा एस और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1। तो यहाँ पर ई का वैल्यू हम लिख सकते हैं, ई का वैल्यू क्या होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, ऑलरेडी पता है। के का वैल्यू क्या है, 1/4πε0 और क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्यू हो गया, आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पर ये जो सरफेस ऑफ द स्फीयर है, हर पॉइंट का डिस्टेंस ऑफ द स्फीयर, तो ये कांस्टेंट है, आर का वैल्यू कांस्टेंट है, क्यू का वैल्यू कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 का वैल्यू कांस्टेंट है, 4 पाई का वैल्यू कांस्टेंट है। तो वैरी क्या कर रहा है, डेल्टा है। तो डेल्टा एस यहाँ पर एक है, यहाँ पर डेल्टा S1 है, और एक जगह लगे डेल्टा S3 रहेगा। तो ये पूरा स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो एस अगर होगा तो पूरा एस को कवर करेगा। तो यहाँ पर पूरा एस का वैल्यू कितना रहेगा, 4 पाई r²। तो 4 पाई r² के लिए हमें इसका सम निकालना होगा। तो साई इक्वल टू समेशन डेल्टा साई। यहाँ पर ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। और अंदर क्या रहे, समेशन डेल्टा एस। तो समेशन डेल्टा एस का मतलब क्या है, पूरा स्फीयर का एरिया। तो पूरा स्फीयर का एरिया कितना है, 4 पाई r²। तो r² कैंसिल, 4 पाई कैंसिल। तो हमारा क्या आ गया, क्यू बाई एप्सिलॉन 0। तो क्यू बाई एप्सिलॉन 0, क्यू का वैल्यू ऑलरेडी दिया गया है 26.55 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया मैं कूलम में, और एप्सिलॉन 0 का वैल्यू यहाँ पर डाल दिया 8.85 इंटू 10⁻12। तो आ गया कितना मेरा, 3 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, साई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन 0। ये जो फॉर्मूला यहाँ पर हमें एक प्रॉब्लम के थ्रू मिल गया, ये कुछ नहीं है, ये हमारा क्या है, गॉस थ्योरम को प्रेजेंट कर रहा है। टोटल फ्लक्स इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 0। टोटल चार्ज इनसाइड द कंटेनर और इनसाइड द एनक्लोजर, ठीक है। तो ये आगे जाकर हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तो इस पर जस्ट नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट, a square frame of edge 10 centimeter is placed with a positive normal making an angle of 60 degree with the uniform electric field 20 Newton per coulomb. Find the electric flux, field नहीं है, electric flux through the surface bounded by the frame। तो यहाँ पर डाटा क्या है, एरिया दिया गया है एक स्क्वायर जिसका एज है 10 सेंटीमीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर दिया गया है E, और इसका जो एंगल है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, इसके बीच में जो एंगल है ये क्या है, 60 डिग्री। तो थीटा का वैल्यू भी दिया गया है, इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना है, 60 डिग्री। ये एरिया वेक्टर है, यूनिट वेक्टर एन कैप, और ये ई है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये टेंजेंट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है। ये लाइन्स ऑफ फोर्स है, तो लाइन्स ऑफ फोर्स यहाँ पर जो गया है, इसका टेंजेंट अगर देखेंगे वो कितना एंगल मेजर यहाँ पर फॉर्म कर रहा है, 60 डिग्री। तो इस हिसाब से एरिया कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर को हम ले सकते हैं 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर। तो यहाँ पर एरिया हो गया 0.01 मीटर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ऑलरेडी मैग्नीट्यूड दिया गया है। डेल्टा साई का वैल्यू यहाँ पर निकालना है, कितना होगा, डेल्टा एस डॉट ई। तो यहाँ पर डेल्टा एस ई कॉस 60 डिग्री।
सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है और आपको आंसर मिल जाएगा कितना है। ठीक है, नेक्स्ट, a uniform electric field exists in space. Find the flux of this field through a cylinder open to the field. ये नंबर 3 है। तो यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया है। ये जो सिलेंडर है इसके थ्रू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा, ये 90 डिग्री कवर करेगा। ये जो सरफेस है ये कर्व सरफेस जो है, ये ओपन सिलेंडर है तो इसके अंदर से वो लाइन्स ऑफ फोर्स जा रहा है। ठीक है, पैरेलल हो गए। तो ये जो एरिया है कर्व सरफेस है, इसके ऊपर से कोई भी लाइन्स ऑफ फोर्स नहीं जा रहा। तो इसको मैथमेटिकली यहाँ पर हम फॉर्मूला के थ्रू निकाल दे सकते हैं। साई इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। तो ई डेल्टा एस कॉस थीटा हो गया। कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना रहेगा, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री यहाँ पर पुट करने से डायरेक्टली आपका 0 आ जाएगा। तो पूरा समेशन हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर जगह 90 डिग्री जो है कॉस थीटा की वजह से वो 0 आ जाएगा। तो अभी सारे नोट्स को मैं यहाँ पर समराइज करके दे दिया हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेकर रेफर कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर कहीं आपके मन में कोई भी डाउट है तो इसका वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं। तो उसका रेस्पॉन्स पाने के लिए आपको सिर्फ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसमें आप 100% फ्री डाउट क्लियरेंस सर्विस का बेनिफिट ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा, जिससे मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।